हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे राजनीतिक दलों में विघटन। जो आए दिन हम लोग घटनाएं सुनते रहते हैं न्यूज़ में, और इस पे लोकतंत्र पे क्या असर पड़ता है, राजनीतिक पार्टियों पे क्या असर पड़ता है, जनता पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ये हमारे लिए कितना तक इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे वर्तमान समाज में। इन्हीं सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले हम कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, जो मैंने आपको दिया था कि इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो सोगौरा होगा। ये मुख्यतः मौर्यकालीन और मौर्योत्तरकालीन स्थल है। यहाँ से मौर्योत्तर काल के साक्ष्य मिले हैं, मौर्य काल के, और बाकी सारे के स्थल जो हैं वो हड़प्पा स्थल के हैं। ठीक, तो फिर चलिए अपने ऑडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो लोकतांत्रिक देश में जो है राजनीतिक दल एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी टूल है हमारे लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इनके माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। विपक्षी दल और सरकार के दल विभिन्न अपने पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से। ठीक, और पश्चिमी विचारों और लोकतंत्रों में भी इसके विश्लेषण के पश्चात हमने ये पाया है कि वहाँ पे भी लोगों का मानना है, और उसका अर्क जो निकल के आता है, उनका कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो हमारे लिए सेहतमंद हैं और हमारे लोकतंत्र के लिए प्राणवायु हैं एक तरीके से। उनके बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो विकेंद्रीकरण, शक्ति के विकेंद्रीकरण में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। और आज़ादी के बाद से लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वर्तमान में लगभग 6 राष्ट्रीय दल हैं, 54 प्रादेशिक दल हैं, और हज़ारों की संख्या में गैर मान्यता प्राप्त दल हैं, जो पूरे देश में फैल के अपना कार्य करते हैं। ठीक, लेकिन प्रभाव मुख्यतः जो है वो राष्ट्रीय और प्रादेशिक दलों का है। वहीं मिलके सरकार बनाते हैं और सबसे ज़्यादा सीटें पाते हैं, और सत्ता निर्माण में अग्रसर रहते हैं हमेशा। ठीक है, जबकि जो पश्चिमी देश हैं उसमें जैसे ब्रिटेन और अमेरिका हो गए, तो उसमें लगभग भारत के इतर बिल्कुल अलग कंडीशंस हैं। वहाँ पे 2 या 3 ही मेन राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, बाकी छुटपुट दलों की कोई वहाँ पे उपयोगिता नहीं है इतनी। और वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप और मानसिकता को बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ दल जो है गठजोड़ करते हैं, अलग हो जाते हैं, किसी अन्य पार्टी का समर्थन कर देते हैं जीतने के बाद, या अपनी विचारधारा से हट के काम करने की कोशिश करने लगते हैं। तो वो भारत में जो है इस समय पार्टियां जो हैं सत्ता के कारण टूटती जा रही हैं, सत्ता लालच में। एक लोलुपता ही है सत्ता की, ये जो हमको वर्तमान परिदृश्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में, क्योंकि 1964 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी का इसी प्रकार से अलगाव हुआ था, और उसके बाद से हमने कई बार ये घटनाएं देखी। जैसे हमने देखा कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो लोगों ने देखा कि कांग्रेस इस समय सत्ता में नहीं आ रही है, जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो सब कांग्रेस छोड़ छोड़ के जनता पार्टी की तरफ उनकी सदस्यता ले लिए, और बड़ी संख्या में दल बदल हुआ। बिल्कुल मतलब एक भूचाल सा आ गया। तो इसके बाद जब जनता पार्टी की इस जीत के बाद जब पुनः कांग्रेस आई सत्ता में, राजीव गांधी आए सत्ता में, तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि उनका कहना था कि सबसे पहले जो दल बदल का है वो उसके लिए एक कानून लेके आए, 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है सत्ता के लालच के चलते दल बदलने के गठबंधन और आंतरिक फूट और बहुत सारी ऐसी घटनाएं चल रही हैं जिनसे मतलब दल हमारे लिए बिल्कुल एक तरीके से सत्ता के पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसके रिसेंट एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम न्यूज़ में देख सकते हैं, जैसे पवार, जो अभी शरद पवार और अजीत पवार के बीच में हुआ और शिवसेना में हुआ। तो ये कुछ रिसेंट एग्जांपल्स हैं इनसे, और इसमें मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें सभी राजनीतिक समीकरण, विचारधारा परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इसमें कि हम ये कह सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जो आम जनता है उसका है, क्योंकि उसने तो मतलब जिस पार्टी या राजनेता को चुना तो उसने उसकी विचारधारा या मतों को देखकर ही तो चुना, और अपना बहुमूल्य मत इसलिए दिया कि मतलब ये हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं।
वहाँ पे जाके। लेकिन जो राजनेता हैं या राजनीतिक दल हैं, वो सत्ता के लिए अपनी विचारधारा को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। इससे हम लोग देख सकते हैं परिवार में भी झगड़े हो जाते हैं किसी दलों को लेके, या आपस में मनमुटाव की स्थिति हो जाती है हमारे समाज में। लेकिन इसका फ़ायदा जो है अ, हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हमने अपने रिश्ते वैसे भी खराब कर लिए, और जो राजनेता को करना था उसने वैसे भी किया। ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे नागरिकों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करें और विधायिका से जुड़े लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में अपना योगदान दें। लेकिन सत्ता के लालच में ऐसा हो नहीं रहा है, और इसने हमारी राजनीतिक भावना को बहुत कमज़ोर कर दिया है। और ये भारतीय राजनीति का बहुत दुखद पहलू है, और ये हमें एक तरीके से परिपक्व लोकतंत्र की श्रेणी से बाहर कर देता है। हम एक बेहतर या स्वस्थ लोकतंत्र नहीं बनाने में सक्षम है इस समय। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद किसी पार्टी का तुरंत समर्थन कर देते हैं हम लोग। जैसे ही देखते हैं कि बैंगन उस तरफ जा रहा है, बस उधर लुढ़कने की कोशिश करने लगते हैं। अभी रिसेंट एग्जाम्पल तो आप देख सकते हैं, जैसे ओपी राजभर निषाद पार्टी। ठीक। पहले भाजपा से अलग हुए, फिर से एनडीए का समर्थन करने के लिए आ गए। तो ये क्या है, मतलब सत्ता लोलुपता ही तो है कहीं ना कहीं, कि उनको पावर में रहना है। हालांकि दल बदल अधिनियम के तहत इसमें उसको रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे, लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। तो राजनीतिज्ञों ने अपने हिसाब से उसमें कमियां ढूंढ ली, और उसके हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश करने लगे। जैसे इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी दल जिसमें 2/3 सदस्य एक तरफ मतलब किसी का समर्थन कर देते हैं, या किसी गुट में शामिल होने के लिए 2/3 सदस्य एक साथ चले जाते हैं, तो वो पूरा दल, मतलब उसमें हम दल बदल के आधार पर उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो अभी जो महाराष्ट्र में हुआ वो इसी आधार पे तो हुआ कि लगभग आधे से ज़्यादा, पूरा 2/3 लोग पूरा शिव शिव शिंदे की गुट में चले गए। तो कहीं ना कहीं जो ठाकरे साहब हैं उनकी पार्टी बिल्कुल अकेले रहेगी। ठीक। ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए भारतीय समाज में। और ऐसा करने से हम ये कह सकते हैं कि जैसे छोटी छोटी पार्टियां इसमें ज़्यादा लिप्त रहती हैं, मध्यम आकार की, और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करती रहती हैं। दल बदल या दल चोरी होने की घटनाएं जो हैं, छोटे और मध्यम दल बहुत ज़्यादा लिप्त रहते हैं इनमें। जहां एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की प्राणवायु है राजनीतिक दल, वहां ये छोटे और मध्यम दल जो हैं वो सरकार की अस्थिरता के कारण भी बनते जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि राजनीतिक दलों के गठन और उनके कामकाज के लिए कोई विनियमित करने वाला विशेष कानून नहीं है। उनका बस अपना एक चार्टर होता है, और उनके माध्यम से वो काम करते हैं। ठीक है। कुछ प्रयास किए गए हैं जैसे भारतीय संविधान में, जैसे व्हिप है या अन्य चीज़ें हैं, तो इनके माध्यम से रोकने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और कई बार जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग, विधि आयोग, साथ में संविधान की समीक्षा के लिए जो नियुक्त हुए थे वेंकट चलैया समिति ने कई बार राजनीतिक दलों के गठन, कामकाज और विघटन में या विलय के लिए उनके लिए एक विशेषीकृत कानून बनाने का सुझाव दिया, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। ये बस सपना सपना ही रह गया। उनके सुझाव एक बंद पेटी में ही बंद होके रह गए। और जब ऐसा नहीं हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास गया। तो उनके पास भी कुछ ऐसे चीज़ें नहीं हैं कि वो बिल्कुल रैंडम चीज़ें का डिसीज़न देते हैं। तो उन्होंने किया क्या कि मतलब अपने निर्देशों से चुनाव आयोग को फिर से ये जिम्मेदारी दे दी कि आप देखिए इसमें क्या हो सकता है। तो घूम फिर के पासा फिर से चुनाव आयोग के पास आ गया। ठीक। और इस अस्पष्ट मतलब प्रणाली जो है दलों में, ये विभाजन की अनिश्चितता को बहुत बढ़ा देती है, और न्यायालयों द्वारा भी कोई विशेष या स्पष्ट हल नहीं निकाला जा सकता है इसके लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का सबब बन गया है। और इसके अलावा जो है हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः अलग होने वाले दल जो हैं, एक नया दल गठित करना चाहिए उनको। जिनको अलग होना है किसी पार्टी से, उनको अपने लिए एक अलग होकर एक नया दल गठित कर लें।
कि हमारी विचारधारा आपसे नहीं मैच कर रही है या हम इनका सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो चले जाएँ, अपना दल गठित कर लें जितने लोगों को ले जाना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उनको वो पूरी की पूरी पार्टी भी चाहिए साथ में। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए कि क्योंकि उस पार्टी की एक रेपुटेशन है मार्केट में, उसका लोगो है, लोग उसके जैसे दूर-दराज के लोग हैं या गाँव परिवेश के लोग हैं या पुराने लोग जो हैं, वो पार्टी का लोगो, झंडा ये सब देख के उनको सपोर्ट करते हैं। बाकी रही सही कसर, फंड उनको मिलते हैं अच्छे खासे, नई पार्टी गठित करेंगे तो उनको फंड मिलने में भी दिक्कत होगी। तो वो फंड के लिए ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और अभी इसी वजह से अभी शिंदे और ठाकरे गुट में यही तना-तनी चल रही थी लोगों को लेके और नाम को लेके। तो ये मतलब चलता ही रहता है। और दल बदल कानून जो है स्वयं में पूर्ण नहीं है, इसलिए राजनीतिक दलों के लिए एक विशेष कानून बनाया जाना चाहिए, ठीक है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि दल बदल कानून में ऐसे संशोधन करने की आवश्यकता है जो उसको और कठोर और प्रभावी बना सके। कि हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी जो तुरंत पार्टियां जैसे चुनाव के बाद तुरंत किसी को सपोर्ट कर देती हैं ना, कि पहले अलग मोटो से लड़ रहे थे, फिर चुनाव के बाद उन्होंने तुरंत दूसरे का सपोर्ट कर दिया या टूट के अलग जाने की कोशिश की या सत्ता बनाने की कोशिश करने के लिए विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको करना क्या चाहिए कि मतलब उन पे बैन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। 2 या 3 साल के लिए एक बैन लगा दें उस उन लोगों के ऊपर या उन दलों के ऊपर जो ऐसे कार्यों में लिप्त होने की कोशिश करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है हमारे यहाँ, कि मतलब जो जितने मत डाले गए जो उसमें सबसे ज़्यादा पाया वो जीत गया। तो ऐसा करने के स्थान पे हम ये कह सकते हैं कि जो 33% पाए, कभी-कभी लोग तो 20% वोट पाके भी जीत जाते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अनुसार। तो उनको मिनिमम 33% वोट की एक क्राइटेरिया रखनी चाहिए या 50% वोट की क्राइटेरिया रखनी चाहिए कि कुल वैध मतों का इतना पाएंगे तभी हम मतलब उनको वो कुर्सी देंगे। या हम ये कह सकते हैं कि राइट टू रिकॉल का एक जनता के पास टूल देना चाहिए, एक बहुत प्रभावी टूल है, इसकी हमेशा से बात होती रहती है। तो इसके माध्यम से भी हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो और भारतीय राजनीति के लिए जो राजनीतिक दल हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने में, और इनका मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से हाँ प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। वो हमें सही डायरेक्शन देते हैं, तानाशाही की स्थिति नहीं आने दे सकते हैं वो। तो ये कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।